नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने आपको हिंदी साहित्य के सबसे प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध क्रोध पढ़ाया था। क्रोध एक मनोविकारात्मक निबंध है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि नामक काफी कुछ उनके बारे में बता दिया है। मैंने आपको नोट्स भी दे दिए हैं। तो अब मैं उसके आगे की श्रृंखला में आपको आगे पढ़ा रही हूँ। हमारा पड़ोसी वो उस बात की पुष्टि करते हैं कि क्रोध का विधान है। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो चार टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियां सहने के दुख से परिणाम से बचने की ओर भी समझी जाएगी। वे कह रहे हैं कि हमारा पड़ोसी जो है वो हमें नित्य आकर के अगर हमें गालियां देता है और हम उसे पीट दें तो ये हमारा क्रोध का प्रतिकार नहीं होगा, दुख का प्रतिकार नहीं होगा, दुख से बचने का परिणाम होगा, है ना। दुख का प्रतिकार नहीं होगा। प्रतिकार कब होगा? जब हम उसी समय क्रोध आ जाता। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलेगा। कौन कौन से दृष्टांत बताए थे उन्होंने? जो एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेशन वाला, और एक ये वाला। स्टेशन पर कोई व्यक्ति किसी को मार दे और फिर वो उसको मारेगा तो वो इसीलिए मारेगा कि दूसरा उसको नहीं मारे। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्विग्न होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्तियां दोनों में हैं, पर एक में वह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए है, दूसरे में कुछ लिए हुए। मतलब जो पहला तुरंत मारेगा वो तो परिणाम इत्यादि की चिंता ही नहीं करेगा कि और मारे। जो दूसरा मारेगा उसने एक दिन उसको पहले देख लिया कि बाद में कुछ नहीं होगा, इसलिए वो उसको मारेगा। पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई देता, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो, पर लोग के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। लेकिन चूंकि हम तुरंत उसका प्रतिकार करते हैं तो लोग तुरंत ये समझ लेते हैं कि ये जितना तो है, अब समाज को हम दोनों से डर लगने लगा। इससे यह उचित दंड देने वाले से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है, फिर समाज के अन्य लोगों के बीच बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। तो पहले तो क्या होगा कि जैसे हम उसको सामने वाले का तुरंत प्रतिकार करेंगे तो पहले ही उसकी भलाई या शिक्षा उसको मिल जाएगी और समाज के लोग भी बीच बचाव करने लग जाएंगे। यहाँ भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की एक व्यापक भावना सदा नहीं रहती। जैसा कि शुक्ल जी पहले बता रहे हैं कि उसके मन में दया, माया, परोपकार इत्यादि जागृत करने में समय लगेगा। अधिकतर तो ऐसा क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है। अधिकतर तो क्रोध जो होता है ना, तुरंत जो क्रोध आता है वो प्रतिकार के रूप में होता है। यहाँ कहा जा चुका है कि क्रोध दुख के चेतन कारण या साक्षात्कार के परिज्ञान से होता है। बिल्कुल दुख का कारण जो हमारे सामने होता है उसकी हमें जानकारी होगी या उसका ज्ञान होगा। जहाँ एक तो कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है, वहाँ क्रोध धोखा देता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी ने आपको चांटा मारा और आपने तुरंत उसको चांटा मार दिया, लेकिन बाद में पता चला इसने तो मुझे चांटा इसलिए मारा था कि मैं इसकी बात नहीं सुन रहा था, मेरे पैर के नीचे तो सांप है। तो अगर ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है तो क्रोध क्या करता है? धोखा देता है। दूसरी बात यह है कि क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उस ओर देखता है, अपनी ओर नहीं। और क्रोध में आदमी इतना मदान्त हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि वह अपनी ओर नहीं देखता, जिस ओर से दुख आता है वह उसी को देखता है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी जब किसी मनोविकार के बारे में लिखते हैं बारे में लिखा, उत्साह नामक उनका एक मनोविकारात्मक बहुत प्रसिद्ध निबंध है ना। वो पहले उसका अध्ययन करते हैं और फिर वो उसमें से ऐसी बातें ढूंढ कर लाते हैं, है ना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आचार्य शुक्ल जी जीवन से तो पेशे से अध्यापक थे, मस्तिष्क से आलोचक थे और जीवन से बहुत अधिक साधारण आदमी थे। वो हिंदी के एक नैष्ठिक पुरुष माने जाते हैं, लेकिन उनका जो किसी भी मनोविकार को परखने का जो तरीका है ना, और उसके बाद उसका निबंध लिखने का जो तरीका है वो हिंदी साहित्य में बहुत अधिक दुर्लभ है ना।
उनके बाद उनके टक्कर का निबंधकार रामविलास शर्मा हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए हैं, लेकिन सबने शुक्ल जी को अपना एक तरीके से गुरु माना, एक तरीके से मेंटर माना है ना। एक आचार्य की तरह आचार्य शुक्ल जी के निबंध को हिंदी साहित्य में हम लोग देखते हैं। और हिंदी साहित्य में जो शुक्ल जी के निबंध हैं वो बहुत अधिक क्लिष्ट निबंध की श्रेणी में नहीं आते हैं। वो विधेयवादी आलोचना के जनक माने जाते हैं हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसलिए उन्होंने 2 निबंध लिखे। लेकिन ये जो मनोविकारात्मक निबंध हैं वो उनको देख करके ऐसा लगता है कि शुक्ल जी ने मानो समस्त मनोविकारों का सांगोपांग अध्ययन किया हो। वो किसी व्यक्ति को उन्होंने कमरे में बंद कर रखा हो और कमरे में बंद करके वो उस व्यक्ति के हर मनोविकार के बारे में महीना भर 2 महीना, साल भर उसको देखते हो फिर लिखते हो, ऐसा लगता है। अब आप ये जो इनकी शैली मैंने बता ही दिया, सूक्त्यात्मक है, भाषा परिनिष्ठित, प्रौढ़, प्रांजल और संस्कारात्मक भाषा है। वर्णनात्मक शैली भी कही जा सकती है, क्योंकि एक बात कहते हैं फिर उसके पुष्ट करने के लिए उसको उदाहरण देते हैं, है ना। रहीमदास जी ने भी कहा है, भाव साम्य की बात बताती हूँ। क्रोधी व्यक्ति होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, उसको भला भला कह करके छांट दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ये इसका भाव साम्य हो गया ना। तो हमें पहले क्या लिखना है, पहले हमें प्रस्तुत उसका संदर्भ, प्रसंग, है ना, और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या। व्याख्या के बाद आप व्याख्या के बीच में भी आप ध्यान रखेंगे कि पहले एक पैराग्राफ से शुरू करेंगे, उसमें उसका अर्थ लिखेंगे, फिर सेकंड पैराग्राफ, सेकंड वाला जो गद्यांश आप शुरू करेंगे, थोड़ी जगह देकर अलग से एक गद्यांश बनाकर उसमें पहला वाक्य लिखेंगे, भाव यह है कि, है ना। और आप व्याख्या करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि एक कवि और लेखक में क्या अंतर होता है। काव्य रचने वाला कवि, आप गद्य में भी कई बार कवि लिख देते हैं, गद्य लिखने वाला लेखक होता है। रचयिता या साहित्यकार दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। तो ये बात भी, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको, अब आप एमए में चले जाएंगे, आप हो सकता है हिंदी साहित्य से भी एमए करें, तो छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। आप आगे के उसमें आपको अपना, आगे हम इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे।